बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के हवाले से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को जो है किन पैरामीटर्स के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस किन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप उनको मेजर किस तरह से करेंगे और उसकी जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ या इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में ये पढ़ा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर और टू स्टडी द पैरामीटर्स थ्रू विच यू कैन एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर विद इन द कंस्ट्रेंट्स। आप टाइम की कंस्ट्रेंट्स को देख ले, या जो है साइज़ की कंस्ट्रेंट हो, या आपके पास जो है कास्ट की कंस्ट्रेंट हो, या आपके पास जो है प्रोसेसिंग पावर की जो कंस्ट्रेंट हो, उसमें से रह के आप कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसको इन्हेंस किस तरह से कर सकते हैं, आप जो है कंप्यूटर जो पावर कंज्यूम करता है उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम परफॉर्मेंस के हवाले से पढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इंटरेस्टेड है थ्रूपुट में, वो ये चाहते हैं कि उसका मशीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले। एडमिनिस्ट्रेटर्स आर इंटरेस्टेड इन मोर ट्रांजेक्शन्स पर आवर, कि जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो, जितना ज़्यादा काम हो पर आवर, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट है। इंक्रीज़ थ्रूपुट, चाहे थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज़ हो। थ्रूपुट क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम में जो जितना भी आप वर्क परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। तो एडमिनिस्ट्रेटर की पॉइंट ऑफ व्यू अलहदा से है, वो परफॉर्मेंस को लेता है कि थ्रूपुट इन्हेंस हो। क्या इन्हेंस हो, थ्रूपुट इन्हेंस हो। जबकि एंड यूज़र का जो ऑब्जेक्टिव है, वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंटरेस्टेड है रिस्पॉन्स टाइम में, जो एंड यूज़र है, या एग्जीक्यूशन टाइम में। एंड यूज़र तो ये चाहता है कि उसका काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो, जल्द से जल्द क्या हो, रिस्पॉन्स टाइम जिसका लेस हो या एग्जीक्यूशन टाइम जिस काम का लेस हो, उसका काम हो जाए बस। ठीक है, तो ये एंड यूज़र का है। तो एंड यूज़र के लिए परफॉर्मेंस क्या है, रिड्यूस द रिस्पॉन्स और एग्जीक्यूशन टाइम। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए परफॉर्मेंस वो किस चीज़ को कहते हैं कि आपका थ्रूपुट जो है वो एनहेंस हो। ठीक है, तो एंड यूज़र का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। तो व्हाट इज़ मीन बाय रिस्पॉन्स और एग्जीक्यूशन टाइम, टाइम बिटवीन द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। जितना टाइम एक काम लेता है प्रोसेसर पे, जितना टाइम वो लेता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम, तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। जितने टाइम में वो अपना क्यूरी जो है, अपना इवेंट जो है या टास्क जो है या प्रोसेस वो इन करता है, और कितने टाइम बाद उसको जो है वो रिप्लाई मिलती है, उसको आउटपुट मिलता है, तो उस टाइम में एंड यूज़र इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेकिन टाइम भी हमारे पास ओनली मेट्रिक नहीं है, इससे भी आप जो है सिर्फ परफॉर्मेंस को इन्हेंस या सिर्फ परफॉर्मेंस टाइम पे भी डिपेंडेंट नहीं है। टाइम में भी मल्टीपल वेरिएशंस है कि आप रिस्पॉन्स टाइम को कहते हैं या एलेप्स टाइम, लेटेंसी कि कितना टाइम वो लेगा, इनपुट आउटपुट वेटिंग टाइम ये भी है, एग्जीक्यूशन टाइम पेवर कि सीपीयू पे जितना टाइम लेगा, सीक टाइम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रोटेशनल लेटेंसी वो भी हमने पढ़ा हुआ है कि कितने टाइम में वो अपना जो है स्पेसिफिक सेक्टर और स्पेसिफिक जो ट्रैक है उसको फाइंड करता है, फिचिंग टाइम कितने टाइम में वो डेटा फिच करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है, और टोटल टाइम वो क्या है। तो सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम भी नहीं है, उसमें से वेटिंग टाइम भी आ जाता है, तो उसमें से इनपुट आउटपुट वेटिंग भी है, लेटेंसी भी है, वगैरह वगैरह। तो आप किस टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में इन चीज़ों को क्या परफॉर्मेंस कहते हैं, किसी चीज़ को है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए परफॉर्मेंस इज़ इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट, जबकि एंड यूज़र के लिए परफॉर्मेंस जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम या उसको आप रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम में ये सब टाइम्स इंक्लूडेड है कि कितने टाइम में वो सीक टाइम जो हो गया, रोटेशनल लेटेंसी हो गया, फिचिंग टाइम, ट्रांसफ़र टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, आईओ वेटिंग टाइम। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आप इसको परफॉर्मेंस कहते हैं, या नहीं किसी एक स्पेसिफिक जो है वो टाइम को आप रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं, परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हैं।
ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो हमारे पास हम दो सिस्टम्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं कि x जो सिस्टम है वो n टाइम फास्टर है y से, x जो है x एक सिस्टम है वो y किसी दूसरे सिस्टम से कितने टाइम फास्टर है, n टाइम। तो हम उस n को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ x रिलेटिव टू y, कि हम जो n एग्जीक्यूट करते हैं कि n x जो है वो कितने टाइम्स वो जो है वो फास्टर है, तो वो हमारे पास है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ y, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ y जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ x मशीन पे जितना टाइम लेगा तो वो कम होगा, x चूँकि फास्टर मशीन है तो एग्जीक्यूशन टाइम इस पे कम लेगा, जबकि जो y है y पे सेम जो आपका टास्क है उसको एग्जीक्यूट करे तो वो एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। x मशीन चूँकि फास्ट है तो कितने टाइम फास्ट है, n टाइम, तो वो n आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम y डिवाइड बाई एग्जीक्यूशन टाइम ऑन x मशीन, जो आपका लोवेस्ट मशीन है उस पे टाइम डिवाइड बाई जो आपका हाई मशीन है फास्ट मशीन है उसका टाइम। उससे जब आप लोवेस्ट के टाइम को डिवाइड करते हैं जो फास्टर मशीन है तो उससे आप के पास n कैलकुलेट हो जाएगा कि जो मशीन फास्ट है तो वो कितने टाइम फास्ट है, ठीक है। ये हम एंड यूज़र की पॉइंट ऑफ व्यू की से बात करते हैं कि x मशीन फास्ट है n टाइम, तो n किस तरह से कैलकुलेट होगा, आप जो लोवेस्ट मशीन है उसकी एग्जीक्यूशन टाइम को डिवाइड करें जो फास्टेस्ट मशीन है उसके एग्जीक्यूशन टाइम पे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि जो फास्टेस्ट मशीन है वो लोवेस्ट मशीन से इतने टाइम्स n टाइम्स जो है वो फास्ट होगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन टाइम इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो अगर हम n कैलकुलेट करते हैं कि n इज़ इक्वल टू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ y एंड टू डिवाइड बाई एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ x, तो इसका मतलब है कि 1 ओवर परफॉर्मेंस ऑफ y होल डिवाइड बाई 1 ओवर परफॉर्मेंस ऑफ x, इससे आपके पास आ जाएगा कि परफॉर्मेंस ऑफ x डिवाइड बाई परफॉर्मेंस ऑफ y, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो x ऊपर आ जाएगा और जो एग्जीक्यूशन टाइम है y का तो वो परफॉर्मेंस y का नीचे आ जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो सिस्टम बेहतर होगा जो कम से कम टाइम लेगा, एग्जीक्यूशन टाइम लेगा, ठीक है, तो परफॉर्मेंस उसकी बेहतर होगी, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम इज़ वन ऑफ द पैरामीटर। एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास क्या है, दिस इज़ आप किसको कहते हैं, वॉल क्लॉक टाइम को एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं या CPU टाइम को आप एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। तो वॉल क्लॉक टाइम हमारे पास क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल सिस्टम ओवरहेड्स। मैंने पहले स्लाइड्स पे भी बता दिया कि इसमें से आपका सीक टाइम हो गया, रोटेशनल लेटेंसी हो गया, ट्रांसफ़र टाइम हो गया, फेचिंग टाइम हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे जितना जो वो वेटिंग करते हैं या IO डिवाइसेस पे जो टाइम ले रहा है वो टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ये सारी की सारी टाइम को मिला के जो टाइम हमारे पास बचता है कि आपने टास्क असाइन किया, अब असाइन से लेकर ये जितना टाइम लेगा प्रोसेसिंग से और उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम IO टाइम सब टाइम को मिला के उसके बाद जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, तो उसको आप एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं, ठीक है। जबकि CPU टाइम क्या है कि इन टाइम्स में जब आप टास्क असाइन करते हैं मेमोरी में आ जाती है तो मेमोरी में जितना वेट करता है वो टाइम इंक्लूड नहीं, सिर्फ प्रोसेसर पे ये कितना टाइम लेगा, ठीक है, प्रोसेसर पे मींस एग्जीक्यूशन पे ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। जब आप प्रोसेसर इसको असाइन हो जाता है तो प्रोसेसर के असाइनमेंट टोटल प्रोसेसिंग टाइम इसकी क्या है, प्रोसेसर पे ये कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। ओनली कंप्यूटेशन टाइम, नो IO टाइम, इनपुट आउटपुट पे जो टाइम ले रहा है वो भी इंक्लूड नहीं, बाकी जो ओवरहेड्स है वो भी इंक्लूड नहीं। तो एग्जीक्यूशन टाइम आप वॉल क्लॉक टाइम भी ले सकते हैं और जो CPU टाइम है, ठीक है, CPU टाइम को भी आप एग्जीक्यूशन टाइम कह सकते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इसके रेसिप्रोकल है, जितना टाइम कम लेगा उतना ही परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। इसको जो है डिनोट भी आप कर सकते हैं, इसकी यूनिट्स जो है वो मिप्स है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स, कि कितने इंस्ट्रक्शंस जो है
इंस्ट्रक्शन काउंट डिवाइड बाई एग्जीक्यूशन टाइम। पर सेकंड कितने इंस्ट्रक्शंस जो है मिलियंस टू 10 की पावर 6, ठीक है, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन काउंट होल डिवाइड बाई एग्जीक्यूशन टाइम इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास मिप्स को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर यूनिट टाइम। ये तो हमारे पास हो गया टाइम का। अगर हम स्पीड की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, वो हमारे पास है क्लॉक रेट डिवाइड बाई CPI। व्हाट इज़ CPI? साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शंस जो है कितने साइकिल्स ले रहे हैं, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शंस कितना साइकिल्स में, ठीक है, कितने साइकिल्स ले रहे हैं, CPU के कितनी टाइम साइकिल्स जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है या उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लॉक रेट हो गया, मींस स्पीड के हवाले से अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो मिप्स आप इस तरह से कैलकुलेट्स करते हैं कि क्लॉक रेट डिवाइड बाई साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तो इंस्ट्रक्शन काउंट है या साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस है फर्स्ट इक्वेशन में और जो सेकंड इक्वेशन में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आइज़ा एक नहीं है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वो इक्विवेलेंट नहीं है। या तो आपके पास रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा या आपके पास कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा। तो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में आप अगर इंस्ट्रक्शन काउंट करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शंस कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का में भी उससे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। तो अगर आप रिस्क की एक इंस्ट्रक्शन को लेते हैं तो वो जो है रिस्क में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो इंस्ट्रक्शन काउंट आपका एग्जीक्यूट इंक्रीज़ होता जाएगा, मींस ज़्यादा होता जाएगा। इंस्ट्रक्शंस काउंट आपके ज़्यादा होंगे। जब आपके इंस्ट्रक्शंस काउंट ज़्यादा होंगे तो आपकी मिप्स पे या आपकी जो यूनिट है या परफॉर्मेंस है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के उसमें से जो आपके इंस्ट्रक्शंस है वो स्मॉल होंगे, इजी होंगे, और जो आपके कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है उसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शन की साइज़ है वो ज़्यादा होगा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी आपके पास कम होंगे, ठीक है। तो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में अ सिंगल कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में इक्वल टू मैनी रिस्क इंस्ट्रक्शन। सिस्क का एक इंस्ट्रक्शन वो इक्विवेलेंट होगा मैनी रिस्क इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है। आप मल्टीपल रिस्क इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिंगल कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर आप परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, तो इंस्ट्रक्शंस काउंट जो है वो आपका इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इस स्लाइड में हमने ये पढ़ लिया कि आप एन टाइम्स कैलकुलेट करते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम अगर आपको दिया हुआ हो तो जो लोवेस्ट एग्जीक्यूशन है, स्लोवेस्ट मशीन है, उसके एग्जीक्यूशन टाइम को आप डिवाइड करें जो आपका फास्टेस्ट मशीन है, तो आपके पास एन टाइम्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपके पास परफॉर्मेंस गिवन है तो एक्स की जो परफॉर्मेंस है, जो हाईएस्ट मशीन है, ठीक है, जो फास्टेस्ट मशीन है, उसकी परफॉर्मेंस को आप डिवाइड कर लेते हैं जो आपके पास लोवेस्ट मशीन है उसकी परफॉर्मेंस पे, तो आपके पास आ जाएगा कि जो फास्टेस्ट मशीन है वो कितने टाइम्स जो है वो लोवेस्ट मशीन से बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप कंप्यूटर को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को, क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल्स, वो उसूल के जिसके थ्रू आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को डिज़ाइन करते हैं, तो किन किन प्रिंसिपल्स को आपने जहन में रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है टेक एडवांटेजेस ऑफ पैरेललिज्म, कि आप पैरेललिज्म का एडवांटेज लें। पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म आपके पास ये है कि आप प्रोसेसिंग यूनिट को पैरेलल करें, जिस तरह आपके पास मल्टी कोर्स सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है, तो कोर्स को आप कर लें, इंस्ट्रक्शंस को आप कर लें। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप दूसरे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को आप एग्जीक्यूट कर लें, प्रोसेसिंग यूनिट्स को इंक्रीज़ कर लें, या आपकी जो टेक्नोलॉजी है, मैकेनिज़म्स है, उसमें से इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म हो गया, डेटा लेवल पैरेललिज्म हो गया, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप जो है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को जो है एनहेंस कर सकते हैं।
तो मल्टीपल प्रोसेसर्स, आप प्रोसेसर ज़्यादा लगाए, डिस्क ज़्यादा लगाए तो आपके पास भी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। पाइपलाइनिंग हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगर टाइम मिला तो उसमें से आपके पास क्या है कि पाइपलाइनिंग में जिस तरह आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और टू सो ऑन। पाइपलाइनिंग में कि एक इंस्ट्रक्शंस की जो इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, एक इंस्ट्रक्शन फिच हो रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फिच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट और राइट बैक वगैरह, ठीक है। तो उसमें अगर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फिच पे, इंस्ट्रक्शन डिकोड पे है तो दूसरा इंस्ट्रक्शन आप इंस्ट्रक्शन फिच पे लगाएं। इंस्ट्रक्शन फिच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये एग्जीक्यूट पे चला जाता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड पे चला जाएगा, जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन फिच पे चला जाएगा। तो इट मीन्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आपके एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी हमने डिस्कशंस ऑलरेडी की हुई है जब हमने कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है उसकी पार्ट्स पढ़ लिए थे कि प्रोसेसर के मल्टीपल पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स जो है वो एक जो फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म करता है। से फॉर एग्जांपल डिकोडर है तो वो सिर्फ डिकोडिंग करता है, बाकी एलयू है तो वो एग्जीक्यूशन करता है। फिचिंग के लिए जो यूनिट है तो वो फ्री है, तो एक इंस्ट्रक्शन को फिच करे, डिकोडर डिकोड करे, एग्जीक्यूशन यूनिट है जो है एलयू जो है वो इसको एग्जीक्यूट है। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आप प्रोसेसर्स मल्टीपल लगा देते हैं, सीपीयूज़ मल्टीपल लगा देते हैं तो एक पे एक काम हो रहा है, कुछ टास्क असाइन हुए हैं, ये एक काम कर रहा है तो दूसरा अभी फ्री है तो दूसरे को कुछ काम असाइन कर दो, तो इस तरह से आपके काम पैरेलली हो जाएंगे। तो इट मीन्स आपके प्रोसेसर्स, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस होते जाएंगे। मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स आप प्रोसेसर्स भी ले सकते हैं, प्रोसेसर्स के जो फर्दर यूनिट्स हैं आप उसको भी मल्टीपल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक एलयू है तो आप 2 एलयू लगा दें, ठीक है। तो इससे आपकी कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये वह फर्स्ट स्टेप है कि आप जो है फर्स्ट पॉइंट है कि आप कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। हाउ यू कैन इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर बाई टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ पैरेललिज्म और बाई टेकिंग परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन टाइम को आप ले। दूसरा जो आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी हमने ऑलरेडी बात की कि लोकेलिटी 2 टाइप की है, एक हमारे पास टेम्पोरल लोकेलिटी है, एक हमारे पास स्पेशल लोकेलिटी है। स्पेशल लोकेलिटी ये स्पेस से ताल्लुक़ रखता है, मेमोरी से ताल्लुक़ रखता है कि जो मेमोरी जितना प्रोसेसर के नज़दीक होगा उतना ही वो फास्ट होगा। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि प्रोसेसर्स के जो रजिस्टर्स है वो फास्टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कैशे मेमोरी, कैशे फास्ट है एज़ कम्पेयर टू रैम फास्ट है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ये है, द रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन मे बी यूज्ड इन नियर फ्यूचर, रीयूज़ ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के आप डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को रीयूज़ कर ले, लोकल कर ले। जितना आपका डेटा लोकल होगा उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस जो है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस वो एनहेंस होगी, इंक्रीज़ होगी। या जो इंफॉर्मेशन रिसेंटली यूज़ हुए हैं मे बी इन द नियर फ्यूचर उसकी आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेशल लोकेलिटी का कंसेप्ट आ गया कि जितना भी एलयू या एग्जीक्यूशन यूनिट को इंफॉर्मेशन नज़दीक होंगे, ठीक है, जितने एलयू से के को इन्फॉर्मेशन नज़दीक होंगे उतने ही आपका सिस्टम का स्पीड जो है वो हाई होगा। दिस इज़ द स्पेशल लोकेलिटी। एंड व्हाट इज़ द टेम्पोरल लोकेलिटी, जो कैशे का कंसेप्ट है कि आपने जो डेटा रिसेंटली यूज़ किया है, ठीक है, मे बी वो अभी नियर फ्यूचर दोबारा से आ जाए। देखो हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में आपका डेटा परमानेंटली पड़ा होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो आप उसको किधर लेके आते हैं? रैम में लेके आते हैं। रैम में क्यों लेके आते हैं? ताकि वो प्रोसेसर को असाइन हो जाए और प्रोसेसर के नज़दीक
हो जाए, ठीक है। तो रैम से फिर वो हो के कैशे में आ जाता है। तो टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब ये है कि कैशे में वो डेटा आप रख ले जो रिसेंटली यूज़ हुआ हो। मे बी प्रोसेसर को जब आप असाइन करेंगे तो ये डेटा प्रोसेसर को रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो जो डेटा अभी अभी यूज़ हुआ है उसको आप सेकेंडरी मेमोरी पे डायरेक्टली ना लेके जाए, बल्कि उसको आप कैशे में रख दें। लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे, लेवल 3 कैशे में रख दें। मे भी इसकी ज़रूरत पड़े। तो जितना कंप्यूटर के नज़दीक होगा और जो डेटा रिसेंटली यूज़ हुआ हो, ठीक है, तो रिसेंटली यूज़ हुआ हो तो दिस इज़ द टेम्पोरल लोकेलिटी, टेम्पोरल लोकेलिटी। और अगर जितना नज़दीक हो तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेशल लोकेलिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, आप इस प्रिंसिपल को यूज़ करके भी आप जब कंप्यूटर डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हाई होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स मशीन जिसमें प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। और जो थर्ड हमारे पास है, दिस इज़ द फोकस ऑन द कॉमन केस, और उसका जो मेन लॉ है वो है एम्दल्स लॉ। तो फोकस ऑन कॉमन केस ये है कि आप उस केस को फोकस करो जो सबके लिए कॉमन हो, उस पार्ट को इन्हेंस कर लो जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, उन प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कर लो जो सबका प्रॉब्लम हो, इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, एम्दल्स लॉ है। एम्दल्स लॉ हमारे पास है क्या कि आप जो कॉमन केस है, ठीक है, एनहेंसमेंट ऑफ द कॉमन केस इज कॉल्ड एम्दल्स लॉ। द एनहेंसमेंट ऑफ द कॉमन पोर्शन, जो पोर्शन या जो यूनिट सबसे ज़्यादा या जो पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको आप एनहेंस कर दें, ठीक है। तो एम्दल्स लॉ के कुछ इक्वेशंस है, वो ये है कि जो आपके पास जब आप किसी पार्ट को, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द होल सिस्टम, आप इसमें से किसी एक पार्ट को, इस हिस्से को से फॉर एग्जांपल एनहेंस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये पोर्शन इस पूरे के पूरे ब्लॉक का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इस पोर्शन को आप क्या कर दें, इसको एनहेंस कर दें। तो इसका जो टाइम है, न्यू टाइम, वो किसके बराबर होगा, एग्जीक्यूशन टाइम न्यू। पहले जब ये यूनिट काम कर रहा था तो कितना टाइम ले रहा था, अब जब ये यूनिट काम कर रहा है तो इस पे प्रोसेसिंग कितना टाइम लेगा। तो ज़ाहिरी बात है अब ये इम्प्रूव हुआ है तो एग्जीक्यूशन टाइम न्यू जो है वो लेस होगा। एग्जीक्यूशन टाइम न्यू जो है वो इक्वल है एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड का, पूरा पहले जब ये इस पे टाइम ले रहा था, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस फ्रिक्शन एनहेंस्ड। फ्रिक्शन एनहेंस्ड किसको कहते हैं, ये जो पोर्शन है कि आपने टोटल में कितने हिस्से को एनहेंस किया है, दिस इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन एनहेंस्ड, ठीक है, प्लस फ्रिक्शन एनहेंस्ड जो पोर्शन आपने एनहेंस किया है डिवाइड बाई स्पीड अप एनहेंस, इसको आपने कितना एनहेंस किया है, इसको हम कहते हैं स्पीड अप एनहेंस्ड, ठीक है। या स्पीड अप ओवरऑल, इस पार्ट को एनहेंस करने से इस ओवरऑल सिस्टम का जो स्पीड है उस पे कितना इफ़ेक्ट पड़ गया, तो वो हमारे पास है एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड, पुराना जो टाइम था, एंड एग्जीक्यूशन टाइम न्यू, नया जो टाइम ले रहा है। पहले ये कितना टाइम लेता था, अब ये कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम न्यू, एग्जीक्यूशन टाइम न्यू वो इक्वल है एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड प्लस 1 माइनस फ्रिक्शन एनहेंस प्लस फ्रिक्शन एनहेंस डिवाइड बाय स्पीड अप एनहेंस। तो एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड के साथ कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर सिर्फ बच जाएगा 1, ठीक है, और नीचे जो है डिवाइड बाई 1 माइनस फ्रिक्शन एनहेंस्ड, ये वाला पोर्शन जो है ये अपनी जगह पे आ जाएगा, 1 माइनस फ्रिक्शन एनहेंस्ड प्लस फ्रिक्शन एनहेंस्ड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ एनहेंस्ड। फ्रिक्शन एनहेंस्ड आप किसको कहते हैं, फ्रिक्शन एनहेंस्ड कि आपने पूरे के पूरे सिस्टम में कितने पोर्शन को एनहेंस किया है, जो यूनिट आप एनहेंस कर रहे हैं तो वो यूनिट होल सिस्टम का कितना हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन एनहेंस्ड। प्लस फ्रिक्शन एनहेंस्ड हमने पढ़ लिया, स्पीड अप एनहेंस्ड, इस जो पोर्शन फ्रिक्शन आप एनहेंस कर रहे हैं तो उसको आपने कितना एनहेंस किया, उसमें आपने कितनी टाइम्स जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ लेंगे, होप आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी कि फ्रिक्शन एनहेंस्ड क्या है, स्पीड अप एनहेंस्ड क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम न्यू आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो आपकी ओवरऑल स्पीड अप है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो
टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एमदलजला, एमदलजला में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है वो हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन एनहेंस्ड। फ्रिक्शन एनहेंस्ड से मैंने पिछले स्लाइड पे भी बता दिया कि ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, तो उसमें उस पूरे सिस्टम में आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन को, ठीक है, आप इन्हेंस करते हैं। तो ये स्पेसिफिक पोर्शन क्या है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द फ्रिक्शन एनहेंस्ड, वो फ्रिक्शन जिसको आप इन्हेंस करना चाहते हैं। फ्रिक्शन एनहेंस्ड एट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1। फ्रिक्शन एनहेंस्ड जो है, जिस पोर्शन को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो या तो लेस होगा 1 से और या 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है, इस फ्रिक्शन को आप पूरे का पूरा सिस्टम भी इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है, पूरे का पूरा सिस्टम भी इन्हेंस कर सकते हैं। अगर पूरा का पूरा सिस्टम आपने इन्हेंस किया तो इट मीन्स दिस फ्रिक्शन इन्हेंस्ड इज़ इक्वल टू 1। और अगर आपने पूरा का पूरा सिस्टम इन्हेंस नहीं किया, उस सिस्टम का कुछ हिस्सा आपने इम्प्रूव किया, तो इट मीन्स दिस इज़ लेस देन 1। तो फ्रिक्शन इन्हेंस्ड विल ऑलवेज बी लेस देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रिक्शन इन्हेंस्ड आपके पास किस चीज़ के बराबर है, वो फ्रिक्शन जिसको आप इन्हेंस करना चाहते हैं डिवाइड बाय द टोटल सिस्टम। तो ये आपका टोटल सिस्टम है और ये आपका इन्हेंस्ड सिस्टम है, तो इन्हेंस्ड फ्रिक्शन है। तो आप इस इन्हेंस्ड फ्रिक्शन को अगर सारे के सारे सिस्टम को इन्हेंस्ड करना चाहते हैं, तो इट मीन्स आपका फ्रिक्शन इन्हेंस्ड जो होगा वो टोटल के इक्वल होगा। तो टोटल इक्वल फ्रिक्शन डिवाइड बाय टोटल इक्वल टोटल डिवाइड बाय टोटल, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो या आप सारे के सारे सिस्टम को इन्हेंस करना चाहते हैं और या आप उसके कुछ पोर्शन को इन्हेंस करना चाहते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फ्रिक्शन इन्हेंस जो होगा, जिस हिस्से को आप इन्हेंस करना चाहते हैं, वो जो है वो आपके पास लेस देन होगा या इक्वल होगा 1। इक्वल होगा 1 तब जब आप टोटल सिस्टम को इन्हेंस करना चाहते हैं, और अगर आप किसी पोर्शन को इन्हेंस करना चाहते हैं तो वो लेस देन 1 होगा। स्पीड अप इन्हेंस्ड क्या है कि आप जिस पोर्शन को इन्हेंस करना चाहते हैं, फ्रिक्शन इन्हेंस जब आप करना चाहते हैं, तो वो फ्रिक्शन इन्हेंस्ड, वो फ्रिक्शन कितना इन्हेंस्ड हो गया, कितने टाइम्स उसकी स्पीड में जो है वो फ़र्क आ गया। तो स्पीड अप इन्हेंस्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नया जो स्पीड है, स्पीड अप इन्हेंस्ड के इस फ्रिक्शन इन्हेंस्ड को जब आपने इन्हेंस्ड किया, तो एक उसका ओल्ड टाइम था, एक उसका न्यू टाइम है। तो ओल्ड टाइम हमारे पास है टाइम विदाउट एनहेंसमेंट, जब आपने इस फ्रिक्शन को एनहेंस नहीं किया तो उस टाइम ये कितना टाइम ले रहा था। अब टाइम विद एनहेंसमेंट, ठीक है, विद एनहेंसमेंट एंड टाइम विदाउट एनहेंसमेंट। विदाउट एनहेंसमेंट का टाइम पहले वो ज़्यादा टाइम ले रहा था, अब ये कम टाइम ले रहा है। तो ज़्यादा वाले टाइम को कम टाइम पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपका स्पीड ऑफ एनहेंस जो होगा दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि आपके पास टाइम विदाउट एनहेंसमेंट जो ओल्ड टाइम था, ठीक है, डिवाइड बाय न्यू टाइम, तो न्यू टाइम आपके पास ऑटोमेटिकली ओल्ड टाइम से ग्रेटर होगा। अगर आपके पास ग्रेटर ना हुआ तो इट मीन्स आपने कोई फ्रैक्शन को इन्हेंस ही नहीं किया, आपने उस पोर्शन को इन्हेंस ही नहीं किया। अगर इन्हेंस हो जाता तो ये टाइम कम लेता, लेकिन अगर अभी आपने इन्हेंस नहीं किया तो इट मीन्स कि आपका ओल्ड टाइम और न्यू टाइम सेम है, आपकी स्पीड ऑफ इन्हेंस में कोई फ़र्क नहीं आया है, आपने फ्रैक्शन इन्हेंस नहीं किया। जब आप इन्हेंस करेंगे तो आपके टाइम में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका स्पीड ऑफ इन्हेंस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। मीन्स कि आप जिस पोर्शन को इन्हेंस कर रहे हैं उसका न्यू टाइम जो है इट विल बी ऑटोमेटिकली लेस देन द ओल्ड टाइम, ठीक है। तो टाइम विद इन्हेंसमेंट ये हमेशा लेस देन होगा टाइम विदाउट इन्हेंसमेंट, ठीक है। इधर तक समझ आ गया कि एमदलजला क्या है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है फ्रैक्शन इन्हेंस्ड, उसमें क्या है, स्पीड अप इन्हेंस्ड क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सपोर्ट दैट वी वांट टू एनहेंस अ प्रोसेसर, हम एक प्रोसेसर को एनहेंस करना चाहते हैं। वो किस लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर वेब सर्विंग, वेब सर्विंग के लिए यूज़ होता है। द न्यू प्रोसेसर इज़ 10 टाइम फास्टर ऑन कंप्यूटेशन इन वेब सर्विंग एप्लीकेशन। जो न्यू प्रोसेसर है वो कितने टाइम फास्टर है, वो n टाइम फास्टर है, ठीक है, वेब सर्विंग एप्लीकेशंस के लिए। देन द ओरिजिनल प्रोसेसर, पहले जो प्रोसेसर था
वो से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकंड्स ले रहा था, अब नए जो प्रोसेसर है वो 1 सेकंड ले रहा है, 10 सेकंड इन 1 सेकंड, तो 10 टाइम फास्टर हो गया। एज्यूमिंग दैट द ओरिजिनल प्रोसेसर इज़ बिजी विद कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन के लिए ये बिजी है कितने परसेंट टाइम, 40%, और आयो के लिए ये वेट कर रहा है 60%, ठीक है, ऑफ द टाइम। व्हाट इज़ द ओवरऑल स्पीड गेन, ठीक है, बाई इनकारपोरेटिंग द एनहेंसमेंट। जब इस 10 टाइम्स की इम्प्रूवमेंट जब आप इनकारपोरेट करते हैं तो कितना ओवरऑल स्पीड अप में कितना एनहेंसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन एनहेंस, क्योंकि ये 10 टाइम्स तो कंप्यूटेशन पे ले रहा है, और कंप्यूटेशन होल का कितना फ्रिक्शन है, 40%, तो फ्रिक्शन एनहेंस, ठीक, कितना हो गया, 0.4। कितने पोर्शन को आप इन्हेंस करना चाहते हैं, कंप्यूटेशन वाले हिस्से को इन्हेंस करना चाहते हैं ना, जो 40% है ओवरऑल, 40% इसका है और 60% आयो है, तो 40% को आप इन्हेंस करना चाहते हैं। और 40% को कितने टाइम्स आपने इन्हेंस किया, 10 टाइम्स इन्हेंस्ड किया, तो स्पीड अप इन्हेंस्ड आपका हो गया 10, और जो आपका फ्रिक्शन इन्हेंस्ड हो गया वो है 0.4। टोटल 1 है तो आप उसका 0.4 जो आपका है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। अगर आपके पास 100% है तो 40% इन्हेंस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसको 0 के साथ कट जाएगा, 4 डिवाइड बाई 10, उससे ऑटोमेटिकली 0.4 आ जाएगा। तो आपका स्पीड अप इन्हेंस 10 है और आपका जो फ्रिक्शन इन्हेंस्ड है वो 4 है। तो स्पीड अप ओवरऑल आपके पास क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस फ्रिक्शन इन्हेंस प्लस फ्रिक्शन इन्हेंस डिवाइड बाई स्पीड अप इन्हेंस, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1 माइनस फ्रिक्शन इन्हेंस, टोटल 1 है, आपने फ्रिक्शन इन्हेंस्ड कितना किया, 4.4, तो 1 माइनस 0.4 और प्लस 0.4 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस 0.4, तो 1 माइनस 0.4 से हमारे पास आ गया है 0.6, 1 डिवाइड बाई 0.6 प्लस 0.4 जो फ्रिक्शन इन्हेंस्ड है डिवाइड बाई स्पीड अप इन्हेंस्ड, कितने टाइम, तो इसको कैलकुलेट करके अब हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 0.64, इससे जो हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास आएगा 1.56। मींस के ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, ओवरऑल स्पीड, अगर ये आपके पास 100 है, इसका 40% आपने इन्हेंस किया इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को आपने कितना इन्हेंस किया, 10 टाइम्स इन्हेंस किया। 0.4 वाला पोर्शन जो है वो आपने 10 टाइम्स इन्हेंस किया, ठीक है। इस पोर्शन को फ्रिक्शन इन्हेंस्ड दिस इज़ इक्वल टू 0.4 इन स्पीड अप इन्हेंस्ड दिस इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स आपने इसको इन्हेंस किया, तो इसकी ओवरऑल जो आपका सिस्टम है उस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ गया, वो 1.56 टाइम्स वो इम्प्रूव हो गया। 1.56 टाइम मींस कि 60% ये तो आयो के लिए वेट कर रहा है, तो वो टाइम तो कंज्यूम होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आपने 0.4 फ्रिक्शन इन्हेंस जो है वो आपने 10 टाइम्स किया, तो इस पोर्शन को आप जब 10 टाइम्स इम्प्रूव करेंगे तो तब आपके ओवरऑल सिस्टम में 1.56 टाइम्स इम्प्रूवमेंट आएगी। ओवरऑल सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट जो है वो 1.56 है। होप इधर तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इम्दलज़ला क्या है और इम्दलज़ला किस तरह से यूज़ होता है। आपकी जो है CPUs की परफॉर्मेंस इक्वेशंस वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, कि परफॉर्मेंस किसको कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए परफॉर्मेंस थ्रूपुट है, जबकि एंड यूज़र के लिए एग्जीक्यूशन टाइम है या रिस्पॉन्स टाइम है। तो रिस्पॉन्स टाइम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किसी दो सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस, तो किस तरह से हमारे पास इन कैलकुलेट होगा, एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड डिवाइड बाई एग्जीक्यूशन टाइम न्यू, ठीक है, या परफॉर्मेंस न्यू डिवाइड बाई परफॉर्मेंस ओल्ड, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़ लिए कि किस तरह आप जो है कंप्यूटर को डिज़ाइन करते हैं तो आप उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से इन्हेंस करते हैं, किन पैरामीटर्स को आपने जहन में रखना होगा। तो एक आपके पास प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है, दूसरा आपके पास है फोकस ऑन द कॉमन केस इम्दलज़ला हो गया, और तीसरा जो हमारे पास था टेक एडवांटेजेस ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे CPU परफॉर्मेंस इक्वेशन, कि CPU का जो इक्वेशन है वो किस तरह से है, ठीक है। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।